हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनुराग राय। आज का ये वीडियो हमारा पास्ट के पूरे पांचों टेंसेस के लिए है। अभी कुछ ही दिन पहले, एक दो दिन पहले ही मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर प्रेजेंट के पांचों टेंसेस जो हैं वो बहुत अच्छे तरीके से पूरे डिटेल में एक्सप्लेन किए थे। आज के वीडियो में पास्ट के जो पांचों टेंसेस हैं उनको एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो चलिए, पास्ट का जो पहला है, पास्ट में जो पहला आता है वो होता है सिंपल पास्ट। एक्चुअली कुछ टीचर्स और कुछ बुक्स में सिंपल पास्ट को ही पास्ट इंडेफिनिट के रूप में भी मेंशन किया गया है। हम यहाँ पर दो अलग अलग कर देते हैं, सिंपल पास्ट अलग कर देते हैं और पास्ट इंडेफिनिट अलग कर देते हैं। प्रेजेंट वाले जो टेंसेस थे उनके वीडियो में मैंने आपको ऑलरेडी जो है टू डू वर्ब्स और टू बी और टू हैव वर्ब्स के बारे में समझाया हुआ है। तो आप उस वीडियो में जाकर टू बी, टू हैव और टू डू वर्ब्स क्या होती हैं और कहां लगती हैं ये देख सकते हैं। तो सिंपल पास्ट जो है, सिंपल पास्ट ये वो सेंटेंसेस रहेंगे पास्ट के जिसमें टू बी और टू हैव वर्ब्स का प्रयोग किया जाएगा। अब क्योंकि ये पास्ट है तो इसमें पास्ट के रूप लगेंगे। तो पास्ट का जो बी के जो पास्ट के रूप होते हैं वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, वॉज और वर होते हैं। और टू हैव वर्ब जो है इसका पास्ट का रूप क्या होता है? हैड। यहां पर लिखते हैं हम, इसका पास्ट रूप हैड होता है। और बी के जो पास्ट के रूप होते हैं वो वॉज, वर होते हैं। तो और बी का मतलब होता है होना, यानी खुद कुछ होना, खुद कुछ बनना। और हैव और हैड जो है उसका भी मतलब होना होता है, लेकिन इसका मतलब होता है अपने पास कुछ होना, कोई चीज अपने पास होना। तो इसकी दो वाक्य रचनाएं बनती हैं। एक बनती है सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर्ब, दोनों में से कोई एक आएगा। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वॉज, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब। उसके बाद एडजेक्टिव या नाउन, या तो एडजेक्टिव रहेगा या नाउन रहेगा। और जब नाउन रहता है तो नाउन के साथ जो है कोई आर्टिकल या कोई डिटर्मिनर अपने आप लग जाती है। तो दूसरी वाक्य रचना इसकी सब्जेक्ट प्लस हेड, और हेड के बाद सिर्फ नाउन है। तो फर्स्ट एग्जांपल जैसे हम लिखते हैं, आप देख सकते हैं, वह थका हुआ था, वह थका हुआ था। तो थका हुआ जो है ये एडजेक्टिव होता है। थका हुआ का मतलब होता है टायर्ड। तो हमने लिखा वह थका हुआ था। तो इसके चार अलग अलग सेंटेंस यदि हम करें, ये मैंने अफर्मेटिव के लिए लिखा है, ही वॉज टायर्ड। थका हुआ एडजेक्टिव होता है, टायर्ड तो एडजेक्टिव है, इस कारण से एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल नहीं लगता, ही वॉज टायर्ड। अब यदि इसका नेगेटिव करें तो आप देख सकते हैं वर्ब के बाद नॉट लगाना होता है, ही वॉज नॉट टायर्ड, यानी वह थका हुआ नहीं था। अब अगर प्रश्न बनाना है कि क्या वह थका हुआ था, तो आपको पता है कि अगर हम हेल्पिंग वर्ब को, ये वॉज, इसको उठाकर बाहर रख दें तो ये इंटेरोगेटिव बन जाएगा। इंटेरोगेटिव के लिए मैंने आई लिखा है, वॉज ही टायर्ड, क्या वह थका हुआ था। और इंटेरोगेटिव ये है, और डबल इंटेरोगेटिव आपको पता ही है कि इंटेरोगेटिव के सेम सेंटेंस के पहले स्टार्टिंग में कोई क्वेश्चन वर्ड आ जाए तो वो डबल इंटेरोगेटिव हो जाता है। तो हमने मान के चलिए वह थका हुआ था में क्यों जोड़ दिया कि वह क्यों थका हुआ था। तो इंटेरोगेटिव की ही सेंटेंस के आगे क्यों यानी वाई और जोड़ दिया, वाई वॉज ही टायर्ड, वह क्यों थका हुआ था। ठीक, तो ये फर्स्ट जो एग्जांपल था, ये पहली वाली जो वाक्य रचना है वॉज वर वाली, उसका एग्जांपल था। अब हम सेकंड एग्जांपल जो कर रहे हैं वो ये दूसरी वाली वाक्य रचना हैड का करेंगे। हैड मतलब किसी के पास कोई चीज होना। ठीक, तो अब और चूंकि ये पास्ट में है हैड, तो पास्ट में होना के बदले था आ जाता है कि उसके पास कुछ था। ठीक है, किसी के पास कुछ था। तो हमने एग्जाम्पल देखा सेकंड, उसके चार बेटे थे। उसके चार बेटे थे का मतलब है कि उसके पास चार बेटे थे। ठीक है, उसके चार बेटे थे। तो ये वाक्य रचना के हिसाब से अफर्मेटिव सेंटेंस बनता है, ही हैड 4 sons। ठीक, नेगेटिव बनाएंगे तो आपको पता ही है हेड के बाद नॉट लगा देंगे, ही हैड नॉट 4 sons। इंटेरोगेटिव बनाएंगे
तो हेड को बाहर सब्जेक्ट से पहले रख देंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क रख देंगे। हैड ही 4 सन्स, तो इसका मतलब हो जाएगा कि क्या उसके 4 बेटे थे। ठीक, अब डबल इंटरोगेटिव में मान के चलिए कि कोई एक शब्द दे दें कितने, उसके कितने बेटे थे। तो अब याद रखिएगा, जब पूछा जा रहा है, पूछने वाले को मालूम ही नहीं है कि कितने थे, तो 4 हट जाएगा, उसके कितने बेटे थे। तो फिर आंसर कैसे बनेगा, हाउ मेनी सन्स हैड ही। और वो रूल मैं आपको बता ही चुका हूं, हाउ मच, हाउ मेनी, हुज विच। जब ये आते हैं तो इनके तुरंत बाद सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट लगता है। ठीक, अभी यहां पर ऑब्जेक्ट के बारे में बात हो रही है, तो हाउ मेनी सन्स, हाउ मेनी के तुरंत बाद सन्स आया, हाउ मेनी सन्स हैड ही, मतलब उसके कितने बेटे थे। तो अगला टेंस जो है पास्ट का, वो है, आप देख सकते हैं, सेकंड पास्ट इंडेफिनिट। अब हर टेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो उसके नाम में ही छुपा है। पास्ट मतलब गुजरा हुआ समय, और इंडेफिनिट मतलब अनिश्चित। तो कोई क्रिया गुजरे हुए समय में, पास्ट में अगर अनिश्चित थी तो वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। इसके वाक्यों में आमतौर पे अंत में था, थी, थे आदि आता है, या फिर कोई भी क्रिया जो है, किसी भी क्रिया के अंत में बड़े आ की या बड़ी ई की या ए की मात्रा आती है। जैसे अगर ये कहें कि बच्चे इस मैदान में खेलते थे, तो पास्ट में किसी समय क्रिया होती थी। ठीक है, इसीलिए पास्ट इंडेफिनिट है। बच्चे इस मैदान में खेलते थे, पास्ट में कभी खेलते थे, जब भी उनको टाइम मिलता हो तब खेलते थे, इसलिए पास्ट इंडेफिनिट। या मैं कहूं कि मेरे दोस्त मुझसे मिलने आते थे, तो आते थे जब जब टाइम मिलता था, जब कोई काम होता था तब आते थे। पास्ट में कभी भी क्रिया होती थी, इसलिए इसका नाम पास्ट इंडेफिनिट है। और आ की, ई की या ए की मात्रा, जैसे हम कहें कि सारे मेहमान चले गए, तो गए में ए की मात्रा आ रही है। ठीक है, मुझे आपकी बात समझ आ गई, इसमें ई की मात्रा आ रही, तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। वाक्य रचना इसकी कैसे बनती है, सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड्स कोई होंगे तो हो सकते हैं। पिछला वीडियो जो था जिसमें मैंने प्रेजेंट के 5 टेंसेस समझाए थे, वहां पर मैंने एक बात बताई थी कि पूरे 15 में से सिर्फ 2 टेंसेस ऐसे हैं जिनके अफर्मेटिव वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब नहीं होती। तो वो एक तो था प्रेजेंट इंडेफिनिट, उसके अफर्मेटिव वाक्य में हेल्पिंग वर्ब नहीं होती, और एक ये है पास्ट इंडेफिनिट, इसके भी अफर्मेटिव वाक्य में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, सब्जेक्ट है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ऑब्जेक्ट है। इसके नेगेटिव और इंटेरोगेटिव वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब डिड आ जाती है, और आप याद रखिएगा जब डिड आ जाएगी तब फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। अभी जब डिड नहीं है अफर्मेटिव में, तब तो अफर्मेटिव में वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, लेकिन जब हम नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और डबल इंटेरोगेटिव बनाएंगे तब हम हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग करेंगे, और डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। वो इसलिए क्योंकि हेल्पिंग वर्ब डिड जो है वो ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब डू की सेकंड फॉर्म है, डू, डिड, डन, डू की सेकंड फॉर्म वो ऑलरेडी है। तो फिर ऐसा नहीं हो सकता कि हेल्पिंग वर्ब डू को भी हम सेकंड फॉर्म में बना के डिड में लिख दें और वर्ब की भी सेकंड फॉर्म लिख दें। ठीक है, तो अफर्मेटिव में वर्ब की सेकंड फॉर्म, बाकी नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और डबल इंटेरोगेटिव में फर्स्ट फॉर्म। तो फर्स्ट एग्जांपल आपके सामने बोर्ड पर लिखा है, तुमने उसे पार्क में देखा। ठीक है, अफर्मेटिव है, तो हम इस वाक्य रचना के हिसाब से कैसे बनाएंगे, तुमने यानी सब्जेक्ट हो गया यू, तुमने, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म देखा, सी की सेकंड फॉर्म सॉ, यू सॉ, उसे माने हिम। ठीक है, सब्जेक्ट यू हो गया, वर्ब की सेकंड फॉर्म सी की सेकंड फॉर्म सॉ हो गई, ऑब्जेक्ट हो गया हिम, यू सॉ हिम, क्योंकि ऑब्जेक्ट वही होता है ना जिस पर वर्क करते हैं, तो देखने का काम किस पर किया, हिम पर, यू सॉ हिम। और पार्क में ये अदर वर्ड्स है, तो अदर वर्ड्स देखिए आप, हमने एंड में लिखे, इंग्लिश में भी एंड में रहेंगे, यू सॉ हिम इन द पार्क, इन द पार्क, तो यू सॉ हिम इन द पार्क, ये अफर्मेटिव वाक्य बन गया। अब इसका अगर नेगेटिव बनाए हम तो कैसे हो जाएगा, यू, अब हेल्पिंग वर्ब डिड के साथ नॉट आएगा, यू डिड नॉट, यू डिड नॉट।
अब देखिएगा जब डिड आ गया है तो फिर वर्ब जो है सॉ जो थी अभी सेकंड फॉर्म में, ये फर्स्ट में हो जाएगी। यू डिड नॉट सी हिम इन द पार्क। इसके बाद यदि हम इंटेरोगेटिव बनाए तो आपको पता है हेल्पिंग वर्ब को उठाकर सब्जेक्ट से पहले रख देने पर इंटेरोगेटिव हो जाता है। तो इसको हम करते हैं डिड यू सी हिम इन द पार्क। डिड यू सी हिम इन द पार्क, इसका मतलब हो जाएगा कि क्या तुमने उसे पार्क में देखा। अच्छा, अब एक बात याद रखिएगा, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव भी हो सकता है, यानी इंटेरोगेटिव का वाक्य हो और नेगेटिव भी रहे। तो आई प्लस एन लिख देते हैं हम। आई प्लस एन का मतलब है इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव। तो वो कैसे हो जाएगा, डिड यू नॉट सी हिम इन द पार्क। इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव में इंटेरोगेटिव का तो सेम था ही, ठीक है। डिड को उठाकर आपने सब्जेक्ट से पहले रख दिया था और नॉट को उसकी जगह पर ही रखे रहने में। तो डिड यू नॉट सी हिम इन द पार्क, इसका मतलब हो जाएगा कि क्या तुमने उसे पार्क में नहीं देखा। ठीक, अब मान के चलिए कि डबल इंटेरोगेटिव में हम कहां शब्द जोड़ दें। जैसे ये ओरिजिनल सेंटेंस ये था हिंदी का, तुमने उसे पार्क में देखा। ठीक है, अगर हम कहां जोड़ दें तो फिर आप गौर कीजिएगा, फिर पार्क में हट जाएगा। तुमने उसे कहां देखा, क्योंकि जब कोई व्यक्ति कहां का यूज कर रहा है तो उसे मालूम ही नहीं है कि कहां देखा, पार्क में देखा कि स्कूल में देखा या कॉलेज में देखा। तो यदि हम कहां जोड़ेंगे वेयर, तो फिर पार्क में हट जाएगा। ठीक है, यदि हम कब जोड़ेंगे, तुमने उसे पार्क में कब देखा, तब फिर कब जोड़ने पर पार्क में जो है वो नहीं हटेगा। सपोज हम कब जोड़ देते हैं, तो आपको पता ही है कि इंटेरोगेटिव का जो सेंटेंस होता है उस सेंटेंस में स्टार्टिंग में क्वेश्चन वर्ड और आ जाता है। तो कब जो है यानी कि व्हेन आ जाएगा, उसके बाद इंटेरोगेटिव का पूरा सेंटेंस लिख जाएगा। व्हेन डिड यू सी हिम इन द पास्ट। व्हेन डिड यू सी हिम इन द पार्क। तो अब इसका मतलब हो गया कि तुमने उसे पार्क में कब देखा। अब देखिए सेकंड एग्जांपल हम लेते हैं। सेकंड एग्जांपल आप बोर्ड पे देख सकते हैं, उसने मुझे कुछ बताया। उसने मुझे कुछ बताया। ठीक, अब कुछ के लिए होता है समथिंग। ठीक है, तो इसको हम अफर्मेटिव में करेंगे तो कैसे हो जाएगा, उसने के लिए आप ही या शी कुछ भी लिख सकते हैं, क्योंकि इस सेंटेंस में तो जेंडर क्लियर नहीं हो रहा कि उसने मुझे कुछ बताया, यानी जो बताने वाला है ये लड़का है या लड़की है। तो हम मान के चलिए ही लिख देते हैं। ही बताना के लिए टेल होता है, टेल की सेकंड फॉर्म क्या होती है, टोल्ड। ही टोल्ड मी, और कुछ के लिए समथिंग। तो ये हमारा सेंटेंस क्या हो गया, ही टोल्ड मी समथिंग, उसने मुझे कुछ बताया। अब आ जाते हैं नेगेटिव पर। नेगेटिव में आपको दो बातें ध्यान रखना है। एक तो ये कि पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव कैसे बनता है, डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो या तो हम डिड नॉट का प्रयोग करें और जो टोल्ड है, टोल्ड की फर्स्ट फॉर्म टेल हो जाएगी। लेकिन इसके अलावा एक चीज और याद रखनी पड़ेगी आपको कि समथिंग जो है, समथिंग वर्ड जो है ये सिर्फ अफर्मेटिव में यूज किया जाता है। नेगेटिव में आपको क्या करना है कि या तो आप समथिंग का नेगेटिव वर्ड नथिंग का प्रयोग करें। फिर जब आप नथिंग लगाएंगे तो नथिंग में जो है नॉट एनी अपने आप शामिल है। नथिंग दो टुकड़ों से मिलकर बना है, नो प्लस थिंग। तो नो का मतलब होता है नॉट एनी। तो नेगेटिव में आप क्या करें, या तो समथिंग का नेगेटिव रूप नथिंग लिख दें। जब आप नथिंग का प्रयोग करेंगे तो फिर आपको डिड नॉट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, और जब डिड नहीं आएगा तो फिर वर्ब अपनी
सेकंड फॉर्म में ही रहेगी, तो इसके नेगेटिव दो बनेंगे। तो एक तो आप लिखिए he told me समथिंग का नेगेटिव रूप मैंने कर दिया नथिंग। he told me nothing, ठीक है। तो याद रखिएगा नथिंग में नो शामिल है, नो का मतलब होता है नॉट एनी, तो फिर डिड नॉट नहीं आएगा, और डिड नॉट नहीं आएगा तो वर्ब सेकंड फॉर्म में ही रहेगी, he told me nothing। अब इसका एक नेगेटिव और बन सकता है डिड नॉट का प्रयोग करके, he did not। अब जब डिड आ गया तो आप याद रखिएगा टोल्ड की फर्स्ट फॉर्म टेल हो जाएगी, he did not tell me। अब एक और बात याद रखिएगा, क्योंकि डिड नॉट आ चुका है ऑलरेडी, तब आप नथिंग का प्रयोग नहीं कर सकते, नहीं तो नॉट नॉट जो है रिपीट हो जाएगा। तो अब लेकिन समथिंग भी आप नहीं लगा सकते, क्योंकि समथिंग अफर्मेटिव वाक्य में लगता है, इससे इंटेरोगेटिव में नहीं लगता। तो समथिंग का जो इंटेरोगेटिव वाक्य में जो रूप होता है वो होता है एनीथिंग। तो आप क्या लगा सकते हैं, he did not tell me anything। he did not tell me anything। तो इसके नेगेटिव दो प्रकार के से बन सकते हैं, एक है he told me nothing और दूसरा है he did not tell me anything। अब इंटेरोगेटिव पर आए तो डिड को आगे कर देते हैं सब्जेक्ट से पहले, डिड ही, डिड है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी टेल, डिड ही टेल मी एनीथिंग। तो इंटेरोगेटिव क्या हो गया, डिड ही टेल मी एनीथिंग, इसका मतलब हो जाता है कि क्या उसने मुझे कुछ बताया। अब डबल इंटेरोगेटिव में मान के चलिए हम क्या जोड़ दें कि उसने मुझे क्या बताया, तो जब हम इसमें क्या जोड़ेंगे, उसने मुझे क्या बताया, तो फिर क्या जोड़ेंगे तो ये कुछ हट जाएगा, उसने मुझे क्या बताया। तो डबल इंटेरोगेटिव में क्या हो जाएगा, व्हाट डिड ही टेल मी। इंटेरोगेटिव का पूरा सेंटेंस रहता है, उसके आगे क्वेश्चन वर्ड लग जाता है। तो व्हाट डिड ही टेल मी, और एनीथिंग हट जाएगा कुछ, क्योंकि इस कुछ के बदले में ही तो क्या हमने लगाया, व्हाट डिड ही टेल मी। इसका मतलब हो गया उसने मुझे क्या बताया। तो ये था फ्रेंड्स हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो पास्ट का जो थर्ड टेंस है वो है, आप देख सकते हैं बोर्ड पर, पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस मतलब पास्ट यानी गुजरा हुआ समय, और कंटिन्यूअस मतलब जारी, यानी गुजरे हुए समय में, पास्ट में जब कोई क्रिया जारी थी, चल रही थी, तो वो पास्ट कंटिन्यूअस है। वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आता है, या फिर इसके अलावा जैसा हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस में करा था, जैसा पास्ट कंटिन्यूअस में भी होगा, खड़ा हुआ था, खड़ी हुई थी, खड़े हुए थे, बैठा हुआ था, बैठी हुई थी, लेटा हुआ था, लेटी हुई थी, या पहना हुआ था या पहनी हुई थी, क्योंकि ये भी कंटिन्यूअस में माने जाते हैं। ठीक है, जैसे मैं अब अगर आपसे कहूं कि पिछले वीडियो में मैं पीली टी शर्ट पहना हुआ था, तो इन द लास्ट वीडियो आई वॉज बियरिंग येलो टी शर्ट। ठीक है, इन दिस वीडियो आई एम बियरिंग अ रेड शर्ट। इस वीडियो में मैं रेड शर्ट पहना हुआ हूं, तो पहने हुए होने की क्रिया मेरी अभी चल रही है। ठीक है, अब अगर पहने हुए होने की क्रिया चल रही थी तो वो पास्ट हो जाएगा। वाक्य कैसे बनेंगे, सब्जेक्ट बॉस वर्ब, जैसे कोई एक सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए बॉस, प्लूरल सब्जेक्ट के लिए वर्ब, कंटिन्यूअस है तो वर्ब में आईएनजी आता है, प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। अदर वर्ड्स कोई होंगे तो ऑब्जेक्ट के बाद आते हैं। तो अब जैसे एक सेंटेंस हमने लिखा, वह एक किताब पढ़ रहा था। ठीक, तो अब इसे हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। ए लिख रहा हूं मैं अफर्मेटिव के लिए, क्योंकि ये अफर्मेटिव वाक्य। तो क्या हो जाएगा, ही वॉज रीडिंग, तो मुझे पहले सब्जेक्ट लगाना है ही, फिर वॉज लगाना है, फिर वर्ब में आईएनजी। यहाँ पर क्रिया है पढ़ना, किताब पढ़ना, किताब पढ़ना, न्यूज़पेपर पढ़ना, कुछ लिखे हुए को पढ़ना के लिए रीड। ही वॉज रीडिंग अ बुक।
ही वॉज रीडिंग अ बुक। अब नेगेटिव बनाए तो बहुत आसान है, आपको पता ही है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देने से नेगेटिव बन जाता है। तो हम कर देते हैं ही वॉज नॉट रीडिंग अ बुक। ही वॉज नॉट रीडिंग अ बुक। इंटेरोगेटिव बनाए तो आपको पता ही है, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले रख देते हैं, इंटेरोगेटिव बन जाता है, सिंगल इंटेरोगेटिव। तो क्या हो जाएगा, वॉज ही रीडिंग अ बुक। वॉज ही रीडिंग अ बुक, तो इसका मतलब बनता है क्या वह एक किताब पढ़ रहा था। अब डबल इंटेरोगेटिव में यदि मान के चलिए हम कहा या कब या क्यों इस तरह के कोई शब्द का प्रयोग करें, मान के चलिए कब का प्रयोग करें, तो इंटेरोगेटिव का सेम सेंटेंस रहेगा, उसके आगे कब के लिए वैन जुड़ जाएगा, वैन वॉज ही रीडिंग अ बुक, वैन वॉज ही रीडिंग अ बुक। ठीक है। अब यदि हम हु का प्रयोग करें, जैसे इसमें लिखा है वह एक किताब पढ़ रहा था, अगर मान के चलिए कौन का प्रयोग करें, कौन, तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो कौन है, कौन मतलब हु, कौन जो है ये खुद सब्जेक्ट होता है और ये अफर्मेटिव की वाक्य रचना में सब्जेक्ट की जगह पे आ जाता है। तो यदि हम कौन का प्रयोग करेंगे, कौन एक किताब पढ़ रहा था, तो अफर्मेटिव में बी को सब्जेक्ट को हटाकर हु लगा देंगे तो वो इंटरोगेटिव 2 बन जाएगा, हु वॉज रीडिंग अ बुक, हु वॉज रीडिंग अ बुक। इसका मतलब हो गया कि कौन एक किताब पढ़ रहा था। मान के चलिए एक और डबल इंटरोगेटिव हम बनाए, ये जो कौन था इसको अगर हम चेंज करके कौन सी लगा देते हैं, कौन सी, तो ये यहां पर आपका क्या चेंज हो जाएगा, ओरिजिनल सेंटेंस हिंदी में था वह एक किताब पढ़ रहा था, यदि कौन सी जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, वह कौन सी, एक जो है ये गायब हो जाएगा, इसकी जगह पे कौन सी आ जाएगा, वह कौन सी किताब पढ़ रहा था, वह कौन सी किताब, कौन सी किताब, कौन सी किताब, मतलब विच बुक, विच बुक, कौन सी के बाद क्या आएगा, बुक, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बताया हाउ मच, हाउ मेनी, हुज, विच, इनके तुरंत बाद सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट आता है, अभी इसके बाद किताब यानी ऑब्जेक्ट आएगा। तो एक और डबल इंटरोगेटिव अगर बनाए कौन सी लगाकर तो क्या हो जाएगा, विच, विच। अब बुक यहां नहीं आएगा एंड में, इसके तुरंत बाद आ जाएगा और आर्टिकल ए हट जाएगा। ठीक है, विच बुक, ए इसलिए हट जाएगा क्योंकि एक भी हट गया है यहाँ पे, आर्टिकल ए का मतलब एक, वह एक किताब पढ़ रहा था, जब हमने कौन सी जोड़ा तो एक हट गया, वह कौन सी किताब पढ़ रहा था, तो जब एक हट गया तो इंग्लिश में से आर्टिकल ए भी हट जाएगा, विच बुक वॉज ही रीडिंग, विच बुक वॉज ही रीडिंग, इसका मतलब हुआ वह कौन सी किताब पढ़ रहा था। तो फ्रेंड्स ये था हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो पास्ट का अगला फोर्थ जो टेंस है वो है पास्ट परफेक्ट। पास्ट मतलब गुजरा हुआ समय, परफेक्ट मतलब पूर्ण या पूरा। तो गुजरे हुए समय में जब कोई क्रिया पूरी हो चुकी हो, पूरी हो चुकी थी, तो वो पास्ट परफेक्ट टेंस कहलाएगा। इसके वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे आता है, इससे पता चलता है कि कोई क्रिया हो चुकी थी। ठीक है। अब इसकी वाक्य रचना जो है वो अफर्मेटिव में कैसे होता है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, इसमें सिर्फ हैड है, हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अब ये तो आप देखिएगा पास्ट परफेक्ट जो है
प्रेजेंट परफेक्ट से ज्यादा आसान है। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव दो हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, उसमें आपको सोचना भी पड़ेगा कहाँ हैज लगेगा कहाँ हैव लगेगा। लेकिन ये पास्ट परफेक्ट में तो केवल एक ही हेल्पिंग वर्ब होती है, हैड, तो सभी पर्सन के साथ हैड ही लगता है। ठीक है, तो सपोज एक एग्जांपल हम लिखते हैं कि तुम उससे मिल चुके थे। तुम उससे मिल चुके थे, तो ये अफर्मेटिव में कैसे बनेगा? तुम के लिए यू, सब्जेक्ट के बाद हैड आता है, यू हैड, फिर मिलना का मतलब होता है मीट, मीट की थर्ड फॉर्म होती है मैट, यू हैड मैट। अब उससे, उससे के लिए हम हिम या हर कुछ भी लगा सकते हैं। सपोज हर लगा दिया, यू हैड मैट हर, क्योंकि इस सेंटेंस में उससे से जेंडर क्लियर नहीं हो रहा, ये बॉय, ये बात जो है किसी बॉय या किसी गर्ल किसके लिए बोली जा रही है, यू हैड मैट हर। ठीक, अब नेगेटिव में हेड के बाद नॉट लगा दीजिए आप बस, यू हैड नॉट मैट हर। उसके बाद जल्दी जल्दी आते हैं, इंटेरोगेटिव में आप हेड को बाहर लगा दीजिए, हैड यू मैट हर। हैड यू मैट हर, इसका मतलब हो जाएगा कि क्या तुम उससे मिल चुके थे। और यदि हम डबल इंटेरोगेटिव में एक वर्ड जोड़े कि कब, तुम उससे कब मिल चुके थे, तो सेम सेंटेंस इंटेरोगेटिव का रहेगा, बस उसके आगे व्हेन जुड़ जाएगा। व्हेन हैड यू मैट हर, व्हेन हैड यू मैट हर, इसका मतलब तुम उससे कब मिल चुके थे। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा पास्ट का चौथा, पास्ट परफेक्ट टेंस। अब पास्ट का जो लास्ट टेंस है, फिफ्थ नंबर, वो है, आप देख सकते हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब इसमें देखिएगा, परफेक्ट और कंटिन्यूअस दोनों जुड़ गए। परफेक्ट मतलब पूर्ण या पूरा, और कंटिन्यूअस मतलब जारी। इसका मतलब कोई क्रिया पास्ट में पूरी भी हो चुकी थी और जारी भी थी, चल भी रही थी। ठीक है, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है, ये मैं पिछले वीडियो में, जिसमें मैंने प्रेजेंट के पांचों एक्सप्लेन किए थे, वहां बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर चुका हूं। यहां फिर से परफेक्ट कंटिन्यूअस आ गया। अब इसके वाक्यों में अंत में कोई समय दिया होगा, समय के साथ से लगेगा, जैसे 2 घंटे से, या 2 बजे से, या 2 महीने से, या सुबह से, शाम से, तो किसी समय के साथ से लगेगा, और अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आएगा। तो इससे पता चलेगा कि कोई क्रिया पूरी तो हो चुकी थी, लेकिन इसके साथ वो चल भी रही थी। जैसे हमने एक एग्जांपल लिखा है, मैं 2 बजे से एक फिल्म देख रहा था। मैं 2 बजे से एक फिल्म देख रहा था, तो 2 बजे से, सपोज कीजिए कि अगर 1 घंटे तक देखी या 2 घंटे तक देखी, 2 बजे से लेके मान के चलिए 4 बजे तक देखी, तो फिल्म का काफी कुछ हिस्सा तो मैं देख भी चुका था, लेकिन उसके बाद भी देख रहा था। ऐसे ही एक एग्जांपल ये लिखा है, वह 2 घंटे से कोई काम कर रही थी। वह 2 घंटे से कोई काम कर रही थी, तो जो कोई भी काम कर रही थी, उस काम को वो 2 घंटे तो कर चुकी थी, 2 घंटे तक तो वो काम उसके द्वारा हो चुका था, और उसके बाद भी जारी था। ठीक है, तो अब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कैसे बनता है, इसकी वाक्य रचना में हमने लिखा, सब्जेक्ट, उसके बाद हैड बीन आता है, फिर वर्ब में आईएनजी। अच्छा, बीन इसलिए क्योंकि परफेक्ट टेंस है, परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, लेकिन कंटिन्यूअस भी है, और कंटिन्यूअस में वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगती है। तो कंटिन्यूअस होने के नाते वर्ब में आईएनजी लगा दिया, और परफेक्ट में थर्ड फॉर्म लगती है, तो हेड के साथ बी की थर्ड फॉर्म बीन लगा दी। सब्जेक्ट हैड बीन, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, और अदर वर्ड्स अगर कोई होते हैं तो ऑब्जेक्ट के बाद आती है, फिर सिंस या फॉर और टाइम। अब पिछले वीडियो में जहां पर मैंने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस समझाया था, वहां बहुत अच्छे तरीके से समझाया था कि सिंस कब कब लगता है, कौन कौन से टाइम है जिनके साथ सिंस लगता है, और वो कौन कौन से टाइम है जिनके साथ फॉर लगता है। तो आप मेरा वो पिछला वीडियो जरूर देख लीजिएगा, अगर सिंस फॉर में आपको कोई डाउट हो तो।
तो अब आते हैं इस सेंटेंस को, फर्स्ट वाले को अगर हम बनाते हैं, मैं 2 बजे से एक फिल्म देख रहा था, तो क्या हो जाएगा, आई सब्जेक्ट हो गया आई, फिर हैड बीन के साथ वर्ब में आईएनजी लगाना है, आई हैड बीन, अब फिल्म देखने के लिए वॉच आएगा तो वॉच में आईएनजी लगाएंगे, आई हैड बीन वॉचिंग, आई हैड बीन वॉचिंग अ फिल्म, या फिल्म के बजाय आप जो है मूवी वर्ड का भी प्रयोग कर सकते हैं, आई हैड बीन वॉचिंग अ फिल्म 2 बजे से। अब 2 बजे से ये जो है डेफिनेट टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम है, तो इसके लिए सेंस आता है, सिंस 2 o'clock। तो ये हमारा आंसर क्या बन गया, मैं 2 बजे से एक फिल्म देख रहा था, आई हैड बीन वॉचिंग अ फिल्म सिंस 2 o'clock। ठीक, अब इसके हम नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, डबल इंटेरोगेटिव रूप नहीं करेंगे, वो आपको बहुत अच्छी तरीके से आते हैं। हेड के बाद यदि आप नॉट लगा देंगे नेगेटिव बन जाएगा, हेड को बाहर रख देंगे उठाकर आई से पहले तो इंटेरोगेटिव बन जाएगा, और उसके और पहले एक क्वेश्चन वर्ड रख देंगे तो डबल इंटेरोगेटिव बन जाएगा। अब हम सीधे सेकंड सेंटेंस करते हैं, वह 2 घंटे से कोई काम कर रही थी, यानी कोई लेडी है तो हम शी का प्रयोग करेंगे, शी हैड बीन, शी हैड बीन, अब कोई काम कर रही थी, करना के लिए डू आता है, शी हैड बीन डूइंग, शी हैड बीन डूइंग। अब ये याद रखिएगा कोई काम, तो कोई काम के लिए आप सम वर्ब का भी प्रयोग कर सकते हैं या आर्टिकल ए का भी प्रयोग कर सकते हैं। अब आर्टिकल ए का मतलब कोई या कुछ भी होता है, आप यहां पे सम भी लगा सकते हैं, शी हैड बीन डूइंग सम वर्क, अब देखिएगा 2 घंटे से, तो 2 घंटे से ये अनिश्चित समय है, वह 2 घंटे से कोई काम कर रही थी, तो क्या आप बता सकते हैं कि वो जो 2 घंटे से काम कर रही थी वो कितने बजे से कर रही थी, 12 से 2 बजे के बीच में करा या शाम को 5 से 7, नहीं बता सकते। अनिश्चित समय के लिए फॉर लगता है, तो क्या हो जाएगा, शी हैड बीन डूइंग सम वर्क फॉर 2 hours। तो हमारा सेंटेंस हो गया, शी हैड बीन डूइंग सम वर्क फॉर 2 hours। तो फ्रेंड्स ये था हमारा पास्ट का आखिरी और 5वां टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब इसके बाद 1-2 दिन बाद, कुछ ही दिनों में, बहुत जल्द अगले वीडियो में उपस्थित होऊंगा और फ्यूचर के 5 टेंसेस उसमें एक्सप्लेन करूंगा। तब तक के लिए विदा लेना चाहूंगा, धन्यवाद।